तो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, सी लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा। अपन ने सबसे पहले एमओए के कंटेंट देखे थे, वो नाउलकस करके। नाउलकस, एम आई राइट? एम आई राइट डियर? या नसोल्सा? नसोल्सा नहीं बोलना अभी। अभी क्या बोलेंगे अपन? कहाँ लिखा है? मैंने कहीं लिख के दिया था। हाँ, नाउलकस, यस, हियर इट इज। नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, और ये दोनों एक है। कौन सा क्लॉज है ये? एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन। तुम अगर शेयर सब्सक्राइब करते हो तो तुम एक तरह से कंपनी से एसोसिएटेड हो जाते हो ना। समझ में आ रहा है? तुम अगर शेयर सब्सक्राइब करते हो, शेयर खरीदते हो, तो तुम यू गेट एसोसिएटेड विद द कंपनी, तो एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है, तो वो दोनों एक ही है। ओके, एक बार दिखा दूं मैं आपको, कहाँ है वो। हाँ, ये देखो, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, ये अपन ने किया था। उसके बाद हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज किया था कि अगर आप कुछ भी काम, ऐसे कोई काम करते हो जो ऑब्जेक्ट्स के, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ है, तो वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रावाइज हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, लीगली इनइफेक्टिव रहेगा। उसके बाद में मेंबर्स जो है वो इंजेक्शन ग्रांट कर सकते हैं, डायरेक्टर जो है वो पर्सनली लाइबल रहेंगे। ठीक है, फिर एओए अपन ने देखा था कि भाई ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो एमओए से सबऑर्डिनेट है, छोटा है। बायलॉज सारे लिखे होते हैं इसमें, कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट होता है, पावर्स राइट ड्यूटी सारी चीज़ें इधर ही होती है। रिलेशनशिप बिटवीन दिया है इसमें कंपनी और मेंबर्स का, और मेंबर्स का खुद का ही। फिर कंटेंट देखे थे अपन ने, ये तो वही है। हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो एओ है, एमओए बड़ा है, फिर एओ छोटा है। एओ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है, मतलब छोटा डॉक्यूमेंट। ये देखो, तुमने यहीं पे देखा था, एओए सबऑर्डिनेट है, तो एओए कभी भी एमओए से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, एओए कभी भी शैल नॉट एक्सीड द पावर एज लेट डाउन इन एमओए। जो एमओए में बोला है वही माना जाएगा। एओए कभी उससे आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब कभी बच्चा कभी माँ पिताजी से जरूरत से ज़्यादा उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ सकता। ये वाली बात थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे कौन कौन से मैटर्स होंगे, तो सारे 4-5 मैटर तो शेयर से रिलेटेड थे। शेयर कैपिटल, उसका इंक्रीज, उनका रिडक्शन, क्लास ऑफ शेयर होल्डर, अलॉटमेंट कैसा होगा, फोरफीचर कैसा होगा, ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसमिशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसका ऑडिट करना, बोरोइंग पावर्स, फिर सारी कमिटीज यहाँ पे लिख दे। साथ साथ अपन ये देखा था कि अगर प्राइवेट कंपनी का अगर एमओए है, सॉरी एओए है प्राइवेट कंपनी का, तो उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई उसकी जो लिमिट है 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब 200 शेयर होल्डर। जब जब मेंबर्स तब शेयर होल्डर्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट करते हुए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है उसके मेंबर्स शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड इट प्रोहिबिट्स इनवाइटिंग पब्लिक टू बाइट शेयर, डिबेंचर्स और एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। मतलब आप पब्लिक को प्रोहिबिट करते हो, शेयर्स खरीद नहीं सकते, डिबेंचर्स नहीं, और कोई भी सिक्योरिटीज आप उनको इश्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनवाइटिंग मतलब आप इशू नहीं कर सकते हो, आप उनको इनवाइट दे रहे हो या फिर आप इशू कर रहे हो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने और करके लिख दिया इशू। डन, यहाँ तक थी कल अब तक की कहानी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ वेज इन विच, कौन कौन से वेज है इन विच कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बॉस, एओए को ऑल्टर करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है, तो कौन से ऐसे तरीके जिससे हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकते हैं? पहला स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे आप। देखो, कंपनीज एक्ट बोलता है, स्टेट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब कंपनी एक्ट, एंड कंडीशन मेंशन इन एमओए, मतलब कंपनीज एक्ट फॉलो, कंपनीज एक्ट के तहत और एमओए के तहत। तुम बच्चे की बात कर रहे हो तो दादाजी एंड पापा जी के अंदर, वैसे ही वाला हाल है ये, कि कंपनीज एक्ट के तहत एंड एमओए के अंदर में कंडीशंस कंटेन्ड इन एमओए कंपनी कैन ऑल्टर, कंपनी ऑल्टर कर सकती है उसका एमओए, एओए। कब ऑल्टर कर सकती है? बाय पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग। सेम चीज, स्पेशल रिजोल्यूशन पास एसआर इन जीएम, ऐसे लिख लो, एसआर लगेगा इन जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है,
मैं शॉर्ट में बोलती हूँ जीएम, आप पूरा लिखोगे जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, ऑफ द कंपनी, ठीक है। नाउ व्हाट आर द वेज, हम लोग कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, इन द फॉलोइंग वेज। पहला, नया सेट ऑफ एओए लेके आ जाओ, न्यू एओए बना ले यार, की गल है, नया बना के ऑल्टर कर दे, डिलीट कर दे कोई आर्टिकल, ये जो एओए है उसका कोई आर्टिकल को डिलीट कर दो, कुछ एडिशन या कुछ इंसर्शन कर दो नया आर्टिकल, यहाँ पे माइनस किया, डिलीशन किया, यहाँ पे ऐड किया आपने कोई न्यू आर्टिकल, यहाँ पे ऑलरेडी एक आर्टिकल था उसको सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट किया मतलब बोला अब ये आर्टिकल नहीं है, अब ये वाला आर्टिकल फॉलो करो। पांचवा, ये जो आर्टिकल था इसी में अमेंडमेंट लेकर आ गए, इसी में ही अमेंडमेंट लेकर आ गए कि इतनी इतनी चीजें ये वाले आर्टिकल की, थोड़ी चीजें ये भी फॉलो करनी है। अमेंडमेंट क्या होता है डियर, देखो एक बार वापस से वापस से करते हैं। अब ये ना आप हिंदी में अपने बुक में लिख कर रखोगे, ठीक है। नया आर्टिकल बना लो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, न्यू सेट ऑफ आर्टिकल बना लो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, बोलो एवरीबॉडी। बाय अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ एन आर्टिकल्स, मतलब नया आर्टिकल बना लो, आर्टिकल मतलब क्या है ये, एओए, न्यू आर्टिकल बना लो, न्यू एओए बना लो, ठीक है, ओके। माइनस कर दे जो आर्टिकल हटाना है वो, और ऑल्टर कर दो। ऑल्टर करना मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, कुछ तो चेंजेस, अब वो चेंजेस कैसे होंगे, माइनस कर दो वो आर्टिकल, प्लस कर दे कुछ नया आर्टिकल, एडिशन कर दो, इंसर्शन कर दो, या फिर ऑलरेडी जो पुराना आर्टिकल था, मतलब ये आर्टिकल था एक, इसको बोला अब ये फॉलो नहीं करना है, अब ये वाला फॉलो करना है, पूरा हटा दिया और उसके बदले में सब्स्टिट्यूट कर दिया नया आर्टिकल। फोर्थ पॉइंट समझा क्या, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्टिकल, पुराने आर्टिकल के बदले में नया आर्टिकल सब्स्टिट्यूट कर दिया बॉस। फोर्थ पॉइंट समझा एवरीबॉडी, ये संतोष। और पांचवा पॉइंट क्या बोलता है पता है, ये जो आर्टिकल था ना आपका, जो पुराना आर्टिकल था वो ठीक है, प्लस ये कुछ और बातें भी फॉलो कर लो, ये इसमें हमने ये आर्टिकल में ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं, मतलब ये आर्टिकल में हम कुछ बातें लिखना भूल गए थे, वो ये सारी चीजें हैं, अमेंडमेंट लेके आए। जैसे ना मैं आपको बताती हूँ, सीए का जो सिलेबस है ना वो हर साल अपडेट होता है, सीएस का जो सिलेबस है ना उसमें हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं ना। व्हाट डू मीन बाय दिस अमेंडमेंट, पुराना जो है वो तो है ही, प्लस को प्लस ये भी चीजें फॉलो कर लो, ऐसा समझ में आया एवरीवन। पुराना जो है वो तो है ही, प्लस कुछ चीजें ये भी फॉलो कर लो, अमेंड कर लिया, ठीक है। लेकिन गाइस देखो पहला वाला तो इजी है, नया आर्टिकल ले लो, डिलीशन कर दो, एडिशन कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो एंड अमेंडमेंट कर दो। वापस से बोलेंगे, न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स, डिलीट कर दो कोई आर्टिकल, एडिशन कर दो कोई आर्टिकल में, 3 हो गए, ये कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो एंड अमेंड कर दो, ठीक है। ये 5 चीजें हो गई। नाउ अब ध्यान से, हाउएवर कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ऑल्टर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ये सारे काम आप कैसे कर सकते हो, बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो आप स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत ऑल्टर नहीं कर सकते हो, तो लेकिन बट मोर इलैबोरेट प्रोसीजर, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट मस्ट बी फॉलोड। क्या बोला एक्ट ने, एक्ट बोलता है कि 90% मेजॉरिटी पे अगर लोग हाँ भरते हैं तो ही हम आर्टिकल को ऑल्टर करेंगे। आर्टिकल ने एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर दे दिया, बोला कि 9/10 इंटू 100 कितना होता है 90%, वही बोला मैंने, 90% और 9/10 बात एक ही है, ठीक है।
तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 9/10 की मेजॉरिटी लगेगी, 9/10 की मेजॉरिटी लगेगी, या फिर आई कैन ऑल्सो से कि 90% लोग अगर हाँ भरते हैं तो ही आर्टिकल आप अमेंड करोगे, आर्टिकल में कुछ भी ऑल्टरेशन करोगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। और ऐसे आर्टिकल्स को बोलते हैं एंट्रेंच्ड आर्टिकल्स, एंट्रेंच्ड एओए। और ये आर्टिकल कब बनता है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जिस दिन मैंने और हरीश सर ने कंपनी बनाई थी उस वक्त जितने भी 9/10 मेंबर्स है, ठीक है, 9/10 लोगों ने हाँ भरना चाहिए था उस दिन, 90% लोगों ने हाँ भरना चाहिए, या फिर कभी भी लेटर ऑन। तो ऐसे आर्टिकल जिसमें 9/10 का अप्रूवल लगता है, 9/10 मेजॉरिटी लगती है, ऐसे आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं डियर, एंट्रेंच्ड आर्टिकल। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आर्टिकल को अमेंड ऑल्टर करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग से ऑल्टर कर लो। क्या कर सकते हो, नया आर्टिकल, माइनस, प्लस, सब्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट। ठीक है, लेकिन हर एक आर्टिकल ऑल्टर नहीं होते, तो फिर कुछ ऑल्टर को एक डिटेल्ड प्रोसीजर एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट वो फॉलो करना पड़ता है, जैसा कि कंपनी एक्ट में लिखा है वो फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से आर्टिकल होते हैं मैम, एंट्रेंच्ड आर्टिकल्स, जिसमें 9/10 लोगों की मेजॉरिटी लगती है, 9/10 लोगों ने अग्री करना मांगता। डन एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर, पक्का? सो शैल आई मूव अहेड? ओके गाइस, तो ये एंट्रेंस आर्टिकल समझा कि हर एक आर्टिकल ऑल्टर नहीं कर सकते हो, तो कुछ लंबे प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। व्हाट आर योर लॉन्ग प्रोसीजर, योर लॉन्ग प्रोसीजर इज मतलब आपको इलेबोरेटेड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये वो लंबा प्रोसीजर है कि 9/10 लोगों की मेजॉरिटी चाहिएगी अगर आर्टिकल ऑल्टर करना है, तो ऐसे आर्टिकल को बोलते हैं हम लोग एंट्रेंस आर्टिकल्स। ठीक है, ये मेजॉरिटी ना आपको इसमें आता है, जो 2-2 मार्क के क्वेश्चन होंगे ना उसमें पूछेगा एक्सप्लेन एंट्रेंस्ड आर्टिकल, तब अच्छे से लिख के बताना। ठीक है, चलो नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये डॉक्ट्रिन सी गई, ये डार्क ग्रीन कलर शुरू हो गया ना, ठीक है, ये ग्रीन कलर मतलब न्यू हेडिंग शुरू हो गया। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। नाउ व्हाट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब होता है कि भाई जो बाहर आउटसाइडर्स लोग जब आपकी कंपनी में पैसा डालते हैं, ठीक है, जब बाहर आउटसाइडर्स लोग आपकी कंपनी में पैसा डालते हैं, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो जो आउटसाइडर्स है उनको एमओए एओए की नॉलेज है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो आउटसाइडर्स को एमओए एओए की कंपनी के अंदर की नॉलेज है, और वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने अपनी सारी इंटरनल जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो सब बेहतरीन तरह से फॉलो की होगी। अगर कुछ घपला है तो वो लोग आपके तहत कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। शॉर्ट में बता रही हूँ आपको ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, चलो आ जाओ। इट इज अ फैक्ट, इट इज एक्सेप्टेड, it's accepted fact that certain information which is internal to company, जो कंपनी के अंदर की है, cannot be known to outsiders। ये माना गया है कि कंपनी की हर एक बातें बाहर वालों को पता नहीं होगी। सर्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो बहुत ही इंटरनल है कंपनी की, वो बाहर वालों को पता नहीं होगी, कैन नॉट बी नोन टू आउटसाइडर्स, बराबर है। Hence, outsiders act in accordance to the information they get from MOA and AOA। Outsiders किस information के बेसिस पैक करेगा, जो आपने MOA में लिखा है, जो आपने AOA में लिखा है, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप ROC के पास में फाइल करते हो, आप MCA की वेबसाइट्स में अपलोड करते हो, आप MCA की वेबसाइट में जाओ और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, पता है आपको, बिंदास। ठीक है, ओके। अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो लोग कुछ चार्जेस मांगते हैं, आई थिंक कुछ आपकी स्पेसिफिक चार्जेस होती है, ऑब्वियसली वो चार्जेस पे करने के बाद में आप ये सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हो। ठीक है, नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है इट स्टेट्स दैट पर्सन्स एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट
विथ कंपनी, जो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कंपनी के, कर रहे हैं कंपनी के साथ, पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी डिड नॉट इंक्वायर, उनको ये इंक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कंपनी ने पूरे सब सारी इंटरनल प्रोसीडिंग बराबर से फॉलो करी है या नहीं करी है, क्या उन्होंने आर्टिकल्स में जो भी कुछ एओए में दिया था, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे वो फॉलो किए या नहीं किए, वो हमारा काम नहीं है, वो आउटसाइडर का काम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना है, क्या मैं रिलायंस कंपनी से जाके ये पूछूं कि सर क्या आपने सारी चीज़ें फॉलो की है? समझ रहे हो? क्या अज्यूम किया जाएगा? हाँ जी, ऑब्वियसली फॉलो की होगी, कंपनी है, वो बड़े लेवल पे काम कर रही है, कंपनी है, उसने फॉलो करी होगी। ठीक है, तो इट इज अज्यूम्ड कि कंपनी ने अपनी सारी इंटरनल प्रोसीडिंग, जो भी एओए में जो भी बातें लिखी है, आर्टिकल्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, वो सब बराबर से, जहां जहां आर्टिकल्स इट मीन्स एओए। क्या बोल रही हो डियर? जहां जहां आर्टिकल्स इट मीन्स एओए। ठीक है, तो इट इज अज्यूम दैट कंपनी, उसके ऑफिसर्स, वो सब एक्ट करते हैं एज पर एओए एंड एमओए। वो उन्होंने सब एमओए और एओए के तहत वो एक्ट करते हैं, वो उनके हिसाब से ही काम करते हैं। इट इज अज्यूम्ड है ये। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। ठीक है, व्हेन दे एक्ट बेस्ड ऑन एमओए एंड एओए, as outsiders are not bound to inquire into the regularity of internal proceedings. मैम इसका मतलब क्या हुआ? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लो रिलायंस कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको फॉलो नहीं किया गया प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या शेयर होल्डर क्या सोचेगा? शेयर होल्डर क्या सोचेगा कि भाई कंपनी है, फॉलो किया ही होगा एमओए और एओए। ठीक है, उसके जो ऑफिसर्स है, उसके जो कंपनी जो है और उसके जो ऑफिसर्स डायरेक्टर्स है, उन्होंने सब फॉलो किया होगा एमओए एओए को। अगर मान लो फॉलो नहीं किया तो शेयर होल्डर केस फाइल कर देगा कंपनी के अगेंस्ट में कि सर आपके कारण मैंने आपके कंपनी पे भरोसा किया है, आपके कंपनी के एमओए एओए पे भरोसा करके मैंने कंपनी के शेयर लिए हैं, ये डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया है और ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, मेरे शेयर की वैल्यू कम हुई है, मुझे लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? इसका प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? दस इसलिए उन्होंने बोला है कि जो डॉक्ट्रिन है इंडोर मैनेजमेंट, वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट, मतलब आउटसाइडर कभी भी जाके कंपनी पे केस फाइल कर सकता है अगर कुछ घपला हुआ तो। इज दिस पॉइंट क्लियर? उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा है, उन्होंने इनडायरेक्टली लिखा है, लेकिन मतलब देखो, आपको समझना सिखाती हूँ। आउटसाइडर्स आर नॉट बाउंड टू इंक्वायर कि तुम्हारा इंटरनल प्रोसीडिंग सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। आउटसाइडर्स इंक्वायर नहीं करेगा, मतलब मैं इंक्वायर नहीं करूंगी रिलायंस कंपनी को कि ये प्रोसीडिंग सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, तुम्हारा जो भी इंटरनल रेगुलेशंस है। ठीक है, डज दैट मीन कि अगर नहीं चल रहा होगा तो मैं केस फाइल कर सकती हूँ? हाँ जी। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में उसके पीछे का लॉजिक, वो बोलना क्या चाह रहे हैं? वो डायरेक्टली नहीं बोलते, लॉ है ना, कानून है ना, डायरेक्टली नहीं कान पकड़ता है, इनडायरेक्टली बोलता है वो। ठीक है, ओके, चलो एक बार वापस आ जाओ, जो भी कुछ पढ़ा वापस से देख लेते एक बार। मैंने सारी चीजें रेड मार्क करके रखी। वैसे जो भी पर्सन एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट इंक्वायर, उनको इंक्वायर नहीं करना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? इंडोर मैनेजमेंट की हम अगर कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं या हम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी बराबर से अपना काम सही तरह से कर रही है, उसकी कंपनी जो है वो प्रॉपरली फॉलो कर रही है उसकी इंटरनल प्रोसीडिंग्स एज पर एओए। ठीक है, इट इज अज्यूम कि कंपनी उसके ऑफिसर एक्ट कर रहे एमओए एओए के हिसाब से, तो वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। प्रोटेक्ट करता है मतलब अगर मान लो काम नहीं किए तो केस फाइल। कौन लाइबल होगा? कंपनी, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स लाइबल होंगे आउटसाइडर्स को। नाउ क्लियर एवरीबॉडी? पक्का?
यस, समझ में आया? यस केतकी, रुचा, अच्छे से कंसेप्ट समझा क्या? ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी? ठीक है, इसकी हेडिंग कुछ ऐसे लिख लो, प्रोस्पेक्टस क्या होता है एंड इट टाइप्स। तो ये जो पैराग्राफ है ये पूरा प्रोस्पेक्टस का है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है बॉस। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है पहला पूरा प्रोस्पेक्टस का है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, फिर अपन टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आर प्रोस्पेक्टस? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के इट कंटेन्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी एंड इनवाइट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द सिक्योरिटीज ऑफर। अच्छा सुनो, छोड़ो ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि रिलायंस कंपनी में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है? मुझे कैसे पता चलेगा कि जोमेटो का कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है? शुड आई बाय देयर कंपनी शेयर्स और नॉट? प्रोस्पेक्टस देख के पता चलेगा। जब मैं कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखूंगा, गाइज ये बताओ ना, आपको कैसे पता चलेगा तो कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है, किसके कितने ये आए हैं, मतलब कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट सर्विस बहुत अच्छी है नहीं है, कैसे पता चलता है? एक तो नाम से और दूसरा कंपनी के प्रोस्पेक्टस से, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस से। वैसे ही तो है, कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं है कैसे मालूम पड़ता है? कंपनी के प्रोस्पेक्टस से मालूम पड़ता है। डन, दिस पार्ट ये क्लियर है। तो मुझे कंपनी का शेयर, तो अच्छा मुझे बताओ, अभी ओनली लेक्चर्स को पैसा चाहिए, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वो क्या इशू करेगी मार्केट में? प्रोस्पेक्टस। देखो वापस से बोल रही हूँ, इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ोगे, एमओए, एओए एंड प्रोस्पेक्टस। नाउ वी आर ऑन टू योर थर्ड पार्ट। अब यहाँ से पूरा थर्ड पार्ट है, एमओए खत्म किया, एओए के बारे में पूरा खत्म किया, फिर प्रोस्पेक्टस खत्म कर रहा है। समझ में आ रहा है कैसे सीक्वेंसफुली चल रहा है? सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा रहा है वो अपन को। एमओए नवलकस, काम खत्म। एओए स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, नया आर्टिकल, डिलीशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट करके अपन उसको अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंटेंट अपन ने पूरे देखे कि शेयर कैपिटल, लीन वगैरह सारी चीज़ अपन ने देखी थी। ठीक है, ये क्या क्या उसमें कंटेंट्स रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में नाउ वी आर ऑन टू दिस प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है डियर? ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, इसके थ्रू अपन कंपनी से अपन क्या करते हैं? अपन इनवाइट करते हैं, अपन इनवाइट भेजते हैं कि आइए मेरे कंपनी के शेयर खरीदिए, ऐसे। एंड इनवाइट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी। अब सिक्योरिटीज इट्स अगेन अ ब्रॉडर टर्म, वापस से सुनना, सिक्योरिटीज जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। मैम कैसे? बिकॉज ये सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आएंगे, डिवेंचर्स भी आएंगे, बॉन्ड्स भी आएंगे, सब आ जाएगा। और भी कोई डॉक्यूमेंट और भी कुछ कंपनी इशू कर रही है तो ठीक है, तो ये ब्रॉड टर्म है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जैसे कल मैंने आपको बताया था स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर ब्रॉडर टर्म, इट इंक्लूड्स ऑल, इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयज, इट इंक्लूड्स क्रेडिटर, डेटर, सब सब सब, मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट कंपनी का, डायरेक्टर्स, ऑफिसर, सब सब सब। और शेयर होल्डर बोला तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर। वैसे ये सिक्योरिटीज जो है ये बड़ा टर्म है। शेयर्स बोला तो सिर्फ शेयर्स, सिक्योरिटीज में सब आ गए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सब सारे टाइप आ गए। वो अपन पढ़ेंगे, अपन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले कि कितने टाइप्स होते हैं शेयर्स के। ठीक है, डन एवरीबॉडी? ये पॉइंट क्लियर है? तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी देती है, कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होती है कि ये ओनली लेक्चर्स के बारे में है, ये ओनली लेक्चर्स के बारे में है। और आप मतलब आप आपकी कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन देते हो और इनवाइट करते हो पब्लिक को, यू इनवाइट द पब्लिक टू परचेज इट शेयर्स। डन एवरीबॉडी? ओन वर्ड में लिखोगे चलेगा, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, ओन वर्ड में लिखेंगे चलेगा, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, डन 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 डन, ओके। अच्छा एक चीज बता दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू करती है प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है, वो शेयर्स
वो इनवाइट्स नहीं भेज सकती है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है शेयर का, उसमें 200 लोगों से मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो कौन सी कंपनी शेयर इशू करेगी? सिर्फ और सिर्फ गाइस पब्लिक से पैसा मंगाना है तो पब्लिक कंपनी करेगी, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। किससे पैसा चाहिए? पब्लिक से। कौन इशू करेगा? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कलेक्टिंग कैपिटल बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स हैज़ टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस। उसको एक प्रॉस्पेक्टस इशू करना ही पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना ही पड़ेगा। डन दिस पार्ट, ओके। नाउ अब आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दिस सेक्शन, ऑब्वियसली इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं होगा, ठीक है, बट एक बार करते तो है शांति से, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इट डिफाइंस प्रॉस्पेक्टस एज, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड, जिसको डिस्क्राइब किया है या इशू कर दिया उन्होंने एज अ प्रोस्पेक्टस, ओके। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब कर दिया, जहाँ पे कंपनी के बारे में डिस्क्राइब किया या फिर जिसको इशू कर दिया प्रोस्पेक्टस के तहत, ओके। इंक्लूड्स आर्टिकल 32A, इसलिए बोला नहीं होगा, ठीक है, रुको फिर भी। इट इंक्लूड्स रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो इन्वाइट करता है इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी द बॉडी कॉर्पोरेट। अब रुको, थोड़ा सा रुको, मुझे 2 मिनट टाइम दो। टाइप्स क्या है प्रोस्पेक्टस के? अब ब्रीच प्रोस्पेक्टस है तो वो प्रोस्पेक्टस ही कहलाएगा, शेल प्रोस्पेक्टस है तो भी वो प्रोस्पेक्टस, RHP है तो, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है तो प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये सारे क्या है? टाइप्स है प्रोस्पेक्टस के, ओके। तो अब ध्यान से सुनना मैम, फिर ये आंसर लिखेंगे कैसे? ये आपने लिखना तो है, एग्जाम में छोड़ने नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, बट व्हाट आई विल सजेस्ट, ऐसे लिखना, एज एक्सप्लेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 prospectus is any document which is described or issued. It includes RHP, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, या कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, या कोई भी एडवर्टीजमेंट, या कोई भी डॉक्यूमेंट तुमने दिया है पब्लिक को, इन्वाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक विल बी इंक्लूडेड विल बी कंसिडर एज प्रोस्पेक्टस। बस इतना लिखना है, मतलब हमें लीगल लैंग्वेज लिखना भी है, ठीक है, हमें लीगल लिखना भी है, बट डेफिनेशन अगर एज इट इज लर्न नहीं हो ना, तो वहां पे लिखना एज एक्सप्लेनेशन गिवन इन सेक्शन 270 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। डन, समझ में आया? सेक्शन अगर एज इट इज याद नहीं होता है तो एक्सप्लेनेशन गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013। डन, एवरीबॉडी क्लियर है? तो आप ऐसे कोई भी नोटिस देते हो, मान लो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया लेकिन कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दी कि आ जाओ मेरी कंपनी के शेयर खरीदो, प्रोस्पेक्टस कहलाएगा वो। कोई सर्कुलर इशू कर दिया बॉस, प्रोस्पेक्टस कहलाएगा वो। कोई एडवर्टीजमेंट दिया, प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। कोई नोटिस दिया, कोई सर्कुलर दिया, या कोई एडवर्टीजमेंट दिया, या कोई और अदर डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, सारे के सारे प्रोस्पेक्टस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम उस डॉक्यूमेंट के तहत इन्वाइट कर रहे हो ऑफर फ्रॉम द पब्लिक। इज दैट पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? आप परचेज करने लगवा रहे हो, आप बोल रहे हो कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करो, तो वो क्या है? ऑफर ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं तो बोलूँ कि इट इंक्लूड्स, सब लिख देना, सारे टाइप लिख देना प्रोस्पेक्टस के, वो भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो चलो डियर, वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। यस, ये वाला पार्ट अपन कल शांति से एकदम फ्रेश माइंड से करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा लीगल पार्ट है, तो ये अपन कल शांति से करेंगे, ठीक है। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। यस, टेक केयर, खुदा हाफिज।